हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं जो आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि क्या चर्चा हम करेंगे, क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है शायद ये अभी आप कम से कम अपने व्हाट्सएप के ऊपर 5 से 6 बार देख चुके होंगे, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। कुछ स्थिति इस तरीके की इस हफ्ते में जो पिछले 2 दिनों में 22% का मार्केट कैप का फॉल हुआ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, क्या होता है सेंटीमेंट और इन सब चीज़ों के साथ जो है चर्चा अगर हम करें तो मैंने इस वीडियो को कुछ हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। अब इसमें से कितना इस वीडियो में कवर होता है बाकी दूसरी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि राजतंत्र और व्यवसाय तंत्र यानी कि बिजनेस सिस्टम और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, या हम ये कह सकते हैं कि राजशाही। हालांकि जो है आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी उसको प्रधान सेवक की भूमिका में जो है अपने आप को समझते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको राजतंत्र की तरीके से मानते हैं। दूसरा LIC की जो होल्डिंग है वो अदानी ग्रुप में, उस पर मुझे क्या लगता है या मेरी क्या राय है। तीसरा SBI की जो होल्डिंग है अदानी ग्रुप के डेट के अंदर, यानी कि जो डेट्स के अंदर उन्होंने फंडिंग की हुई है वो। इसके अलावा एक फंडिंग्स और भी हो सकती है जो कि बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हो सकती है अदर देन लैंडिंग, यानी कि जो उधार देने के अलावा वो स्थिति भी हो सकती है। उसके डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बट मेरी जो राय है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मार्केट कैप एंड डेट की स्थिति जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे थे जो है अदानी ग्रुप के अंदर, अगर हम स्पेशली बात करें तो। और इस जो अदानी ग्रुप के अंदर जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट की वजह से हुआ है, क्या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न है, तो अगर हो सकता है तो क्या हम सोचते हैं उसके बारे में। और क्योंकि जैसा आप सुन रहे होंगे भाई जितने मुंह उतनी बात, तो उसमें से क्या लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमें लगता है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। क्या कॉरपोरेट कंसिस्टेंसी है, यानी कि कोई हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के लेवल के ऊपर कोई षड्यंत्र रचा गया है और कंपनी के जो इस षड्यंत्र में कौन हिस्सेदार हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। और अब शेयर प्राइस को कैसे बचाया जा सकता है, उसमें मार्केट सेंटीमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, या धन की माया जो है शेयर प्राइस को बचा लेगी और बाजार का सेंटीमेंट ठीक कर देगी। उसके अलावा बात करेंगे भाई इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से SBI का एक्सपोजर है तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यार बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशंस हैं तो वो कैसी रह सकती हैं, इम्पैक्ट निफ्टी पर क्या हो सकता है। और देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इम्पैक्ट है वो आपस में कोरिलेटेड है। इसके अलावा जो हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए अभी भी, अल्टीमेटली मेरा कोई भी लॉन्ग शॉर्ट किसी तरह की कोई पोजीशंस, किसी को कोई एडवाइस हमने अदानी ग्रुप के शेयर्स में नहीं दिए कभी भी। हालांकि एक बात हमने ज़रूर कही है कि भाई कुल मिलाकर अदानी ग्रुप से दूर रहिए। और अगर एक शेयर्स जो हमें थोड़ा सा जो है समझ में आता है वैल्यूएशन वाइज हो सकता है कि भी थोड़ा महंगा हो, वो शेयर्स केवल अदानी पोर्ट्स का है। और अभी हालांकि एक नई कंपनी भी लिस्ट हुई है, वो भी एक मतलब आप मुझे थोड़ी ठीक लगती है, बट वैल्यूएशंस वहाँ पर भी रीच है। मैं अदानी विल्मर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है क्या बड़ी लर्निंग्स हैं जो है अदानी ग्रुप से एक इन्वेस्टर्स को जो है लेनी चाहिए। और मैं इस मामले में यही कहूँगा कि वैल्यूएशंस किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन मुद्दों पर मेरी बात सुनने के लिए, मेरी राय जानने के लिए, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या लगता है, तो हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। और सबसे पहली बात देखिएगा, मैं खुल के बात करता हूँ और लेकिन मुझे ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं तो उसमें एक जो मर्यादा होती है वो हमें ध्यान रखनी है। तो हम अपनी लिमिटेशंस को ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको अनुचित लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी जो है आपत्ति और या जो आपकी राय है वो दर्ज करा सकते हैं। अब सबसे पहली बात करेंगे राजतंत्र और व्यवसाय तंत्र। देखिएगा आज़ादी के बाद से, और चाहे देश हो चाहे विदेश हो, और मैं एक ही बात कहूँगा कि जो बिज़नेस है वो हमेशा पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा रहता है। देखिएगा पॉलिटिकल फंडिंग्स जो भी होती हैं वो सब बिज़नेस के द्वारा ही होती हैं, और बिज़नेस मैन को भी पता है कि अगर उसको बिज़नेस करना है तो जो है पॉलिटिकल फंडिंग करनी पड़ेगी। ये छोड़िए यार, गली मोहल्ले में या छोटे लोकल लेवल्स के ऊपर भी अगर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होता है, और इवन कोई ऐसा प्रोग्राम होता है
जो कि सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो उसके लिए भी देखिएगा चंदा जो है वहाँ पे लोकल जो बिजनेसमैन है उनसे लिया जाता है, या वो स्वेच्छा से जो है देते हैं। तो ये तो आप समझिएगा नीचे से लेकर ऊपर तक पॉलिटिकल फंडिंग्स होती है। और नहीं तो भैया ना तो भारत जोड़ो यात्रा हो सकती विदाउट पॉलिटिकल फंडिंग, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं वो भी नहीं हो पाएंगी, और जो इनके कार्यालय बनते हैं वो सब कहाँ से होते हैं। तो पॉलिटिकल फंडिंग्स तो देखिएगा हर जगह होती है, और सभी बिजनेस हाउस का अपना जो है पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, और बिजनेस हाउसेज जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं यार किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर बिजनेसमैन का जो है दखल अंदाजी रहती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ रहा हो। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि बिजनेस जो है वो राजतंत्र के साथ जुड़ा रहता है, और बिजनेस की जो एक अहम भूमिका किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर रहती है। तो अब इस वर्तमान स्थिति में ये चर्चा कुछ खास है, और ख़ास इसलिए है कि भाई जिस तरीके का जो है आरोप, या हम ये कह सकते हैं अंदेशा, अदानी ग्रुप के जो रिलेशंस हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो जग जाहिर है। और हालांकि अदानी ग्रुप हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ शायद रिलेशन रखते हैं, और आप ऐसा आपने देखा होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे भी उनके अच्छे रिलेशन है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि खाली इनका बीजेपी से संबंध है, तो इनको जो है बचाने की कोशिश होती है। कुछ अनुचित फ़ायदे भी जो है आप लोगों को लगता होगा कि इनको मिलते होंगे, तो देखिएगा मैं उस बात से मना नहीं करूँगा, उसके अपने रीजंस होते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने से जो जुड़े हुए बिजनेसमैन्स हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से बेनिफिट तो कराती हैं, और इसमें कोई ऐसा गुरेज नहीं है कि कोई एक आज की डेट में परिस्थिति बदली है, ये पहले से हो रहा है। और इवन जब धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस चलाते थे तब भी जो है ऐसा जो है अखबारों में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलता था कि भाई जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस समय कांग्रेसी थी, तो वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल फील्डिंग होती थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो बहुत लोगों का मानना है कि भाई अदानी ग्रुप को जो है वर्तमान स्थिति में जो सरकारें हैं वो बचा लेंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो राजतंत्र है वो व्यवसाय तंत्र के ऊपर हावी होता है, और राज अगर एक बार चला जाता है तो उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राजतंत्र के लोग ये मिस्टेक नहीं करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई अगर किसी का व्यवसाय तंत्र हमारे राजतंत्र पर हावी हो रहा है तो उसमें वो पल्ला भी झाड़ लेते हैं, या कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं कि जिससे कि उसकी आंच राजतंत्र पर ना आए, और ऐसा ही आपको इस केस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात है वो अपने एक्शंस लेती हैं, और कभी कभी उनकी जो इंक्वायरी है या जो समितियां बनाई जाती हैं, जो इन्वेस्टिंग एजेंसीज जो काम करती हैं, तो वहाँ पर कभी कभी पब्लिक का जो माइंड सेट है उसको परिवर्तित करने के लिए भी वो चीज़ें होती हैं, और उनकी जो रिपोर्ट्स है वो बहुत लेट आती हैं या प्रभावशील नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको एज ए इन्वेस्टर इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वो मैंने बता दिया कि हाँ इन्फ्लुएंस होता है, उनका इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बिजनेस के साथ मिलकर चलती हैं, और किसी ना किसी तरीके से अपने जो खास लोग होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जाता है, और उस सिस्टम के अंदर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उनके लिए काम करते हैं। अब दूसरी चर्चा करते हैं कि भाई LIC की होल्डिंग अदानी ग्रुप में इतनी ज़्यादा क्यों है। तो देखिएगा मैं अब इस मुद्दे पर अगर आपके साथ बात करूं तो मेरी राय क्या है वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि भाई LIC हर जगह जो है इन्वेस्टमेंट करती है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट उसका जो है एक बेसिक जो है रूल है कि भाई वो कुछ पैसा जो है इन्वेस्टमेंट का अपने पॉलिसी होल्डर्स का या जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा जो है शेयर्स में रखेगी। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन वो 88,000 करोड़ के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो अदानी ग्रुप के अंदर है। अब अदानी ग्रुप एक ग्रोइंग बिजनेस है, सब ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने डेट को भी एनालिसिस किया होगा और उसके बाद पैसे लगाए होंगे। देखिएगा ये LIC का अपना प्रूडेंस है। प्रूडेंस मतलब है आपकी अपनी सावधानी है भाई आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसमें
पब्लिक इंटरेस्टेड है, यानी कि LIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, यानी कि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और पब्लिक में भी आम तबके का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, किसी भी क्लास का व्यक्ति है, उसका LIC से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है लेना देना है। और अगर LIC अपनी सूझबूझ से पैसे नहीं लगाएगी और किसी तरीके के लॉसेस होते हैं तो फिर देखिएगा आम जनता पर असर पड़ता है। ऐसा ही हमने UTI के केस में भी देखा था, जब यूलिप की कुछ जो स्कीम्स थी उनमें जो है मैनेजमेंट ने कुछ बिना प्रूडेंस के या ड्यू डिलीजेंस के शेयर्स खरीदे थे। हालांकि बातें पुरानी है, तो देखिएगा LIC पे उंगली उठना लाजमी है। और उंगली उठती इसलिए है कि भाई LIC भी तो एक आम निवेशक की तरह सोचता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो PE रेशोज़ हैं, जो वैल्यूशंस हैं, उनकी अनदेखी देखिएगा की गई है। अब वो किसके इन्फ्लुएंस में की गई होगी इसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन आप इशारा समझिएगा, देखिएगा इन्फ्लुएंस तो होता ही है। और सीधी सी बात है कि यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को व्यक्ति चलाते हैं, और देखिएगा वो व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सरकार के लिए ही काम कर रहे होते हैं। बेशक से उसमें जो कंट्रोलिंग है वो सरकार की पूर्णतः हो या ना हो, लेकिन अगर उनके पास एक कंट्रोलिंग स्टेक है, यानी कि 51% से ज़्यादा स्टेक है, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस तो जो है रहता है। और मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, बट देखिएगा यहाँ पर रहता तो है। और सीधी सी बात है कि जो इन्वेस्टर है उसका अपना ब्रेन होता है, अपना जो है वो दिमाग लगाता है, अपने विवेक से जो है वो निवेश करता है। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई जो है कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, कितना पैसा उनके पास सरप्लस था, उन्होंने किस विजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया, ये देखिएगा प्रूडेंस का मामला है। तो इस पर मैं अगर कहूँ उंगली उठाऊंगी जिन्हीं LIC की मैनेजमेंट ने गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी जो है लाजिमी नहीं होगा। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अदानी ग्रुप के बारे में सुनी होंगी और पढ़ी होंगी, देखी होंगी, उनके विजिट की होंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझा होगा। इसके अलावा भी हो सकता है कि भाई LIC की जो मैनेजमेंट है वो इन्फ्लुएंस भी रही होगी, उस बात से हम मना नहीं कह सकता। इस बारे में आपकी क्या राय है कि इन्फ्लुएंस रही होगी नहीं रही होगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात भी जो है यहीं से आती है कि जो पब्लिक सेक्टर्स की जो यूनिट्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स के बैंक्स हैं और कुछ कॉरपोरेट्स भी हैं, जहाँ पर कि जो लोन्स हैं वो अदानी ग्रुप को दिए हुए हैं। तो अदानी ग्रुप को जो लोन दिए वो जो उनकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, और उनका एक ही कहना है कि भाई उन्होंने जो भी लार्ज फंडिंग्स हैं वो RBI के रेगुलेशन के हिसाब से किए हैं, और उसमें भी उन्होंने उस लार्ज फंडिंग का बहुत छोटा अमाउंट किया, उतने बड़े अमाउंट पे नहीं किया। लेकिन देखिएगा ये चीज़ें गाए बगाए सोशल मीडिया में आती रहती हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कुछ ज़्यादा मेहरबान जो है अदानी ग्रुप के ऊपर रहे हैं, और वहाँ पर जो है उन्होंने ज़्यादा डेट दिया है। तो ये तो देखिएगा रहता ही है। रिटेलर की ये कहता है कि भाई मैंने कोई लोन ले लिया तो मेरी तो बड़ी फजीयत कर देते हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए तो। कंपनियां करती हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन कंपनी ने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अब जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने भी ये कहा कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लोन लिया गया है वो समय इन्फ्लुएंस किया गया है, ये बात बोली गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की बैलेंस शीट के ऊपर बड़े जो लेंडर्स हैं वो लोन देते हैं, उन्होंने बड़े जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी अनदेखी की है और तब लोन दिए गए हैं। तो इस तरीके का जो है अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अगर पैसा देते हैं तो वो देखिएगा उसका इम्पैक्ट तो होता है। और देखिएगा मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूँ कि मान लीजिएगा आपकी एक बहुत अच्छी गुडविल है और आप जो है बाज़ार में कभी भी जाके 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ले सकते हैं, तो आपका इतना इन्फ्लुएंस तो रहता ही है कि भाई अगर आप अपने छोटे भाई को, अपने दोस्त को जो है जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी है उसका 2-4-5% तो पैसा उधार दिला ही सकते हैं। तो जब आपके इंटरनेशनली भी अच्छे रिलेशन होते हैं और आप बहुत रेपुटेड होते हैं और उस समय पर आप कहें कि भाई ये अपना ही आदमी है, इसको आप लोन दे दीजिएगा, तो फिर देखिएगा फॉरेन बैंक्स हो चाहे इंडियन बैंक्स हो तो पैसा तो उधार मिल ही जाता है। बट ये पैसा जब उधार मिलता है ना तो इसका गेम समझिए आप। देखिएगा पैसा कैसे उधार मिलता है। मान लीजिएगा आपकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ है, आप लोन लेने जाओगे,
आपको बैंक कहेगा भाई आपकी टोटल वैल्यू तो 10,000 करोड़ है, मैं आपको 40% का लोन दे सकता हूँ 4,000 करोड़। वो कहता है ठीक है आप 4,000 करोड़ दो। अगली बार आप जाते हो, कहते हैं जी मेरी कंपनी की मार्केट कैप 50,000 करोड़ है। अब 50,000 करोड़ कैसे है कि भाई मेरा शेयर का भाव 5 गुना हो गया। अब शेयर का भाव 5 गुना कैसे हुआ, तो वो ईडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई किस तरीके से अपना ही पैसा जो है दूसरे रूट में डाल के और वहाँ से जो है शेयर्स खरीदे गए हैं और फिर कंपनी के शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट किया गया, जो मुख्य आरोप है। और अब वो 50,000 करोड़ हो गया, आपने बैंक से कहा जी लाओ 40%, तो लो बैंक आपको 12,000 करोड़ का लोन और दे देगा। तो वास्तव में जो शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेट किए गए हैं वो मुख्य आरोप है। अब वो हुए हैं नहीं हुए हैं वो तो देखिएगा, अब कानूनी जो है विवाद है। लेकिन इस पूरे विवाद के अंदर जो इन्वेस्टर को समझना है कि भाई जो पी वैल्यूशंस हैं, जो नॉर्मल वैल्यूशंस हैं उसके साथ वाली कंपनीज की, तो वो कहाँ पे मैच करती है। मान लीजिए कि जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दूं कि आप अदानी गैस का कंपैरिजन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से करें, तो आप रेवेन्यू में आ जाइए, नेटवर्क में आ जाइए, असेट्स में आ जाइए, लीवरेज में आ जाइए, किसी भी कैप पैमाने में अगर आप अदानी गैस का जो शेयर प्राइस है अगर उसके हिसाब से आप गेल की वैल्यूशंस लगाओ तो आपको तो कहोगे यार गेल तो केवल 5% की कीमत पे मिल रहा है। तो अगर आप उस केस में देखेंगे तो आपको अदानी गैस प्रीमियम वैल्यूशन मिल रहा है। चलिए वो प्राइवेट सेक्टर में तो हम मान सकते हैं कि भाई 5 की जगह 10%, तो फिर भी कुछ जो बिजनेस है वो ओवर वैल्यूड है। और इसीलिए हमने देखिएगा कभी आपके साथ चर्चा भी नहीं की। हमने कहा भाई हमारे को वैल्यूशन समझ में आती हैं और हमें सारी वैल्यूशंस महंगी लगती हैं, तो क्यों दिमाग लगाना। तो बाजार में सारी चीज़ लेनी है, ये बात की तो ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की जो 3 बातें थी वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी, और ये आपके निवेश करते वक्त जो है आपको किस तरीके से भविष्य में सावधानी रखें उसमें जो है आपको खुद सोचने के लिए मजबूर करेंगी। तो क्योंकि मैं लर्निंग पर्पज़ से आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो अगली वीडियो में बाकी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।